भक्ति काल में ही स्त्रियों के लिए वर्जित नहीं था, बल्कि भक्ति काल से बहुत पहले भक्ति चूंकि एकांत आराधना की जगह थी, संन्यास की आवश्यकता थी, लोगों से कटकर चिंतन की आवश्यकता उसमें अंतर्निहित थी, तो स्त्री के लिए इतना अवकाश यह समाज नहीं देता था। और साथ ही साथ भक्ति और संन्यास का क्षेत्र स्त्री के लिए लगभग एक तरह से वर्जना का क्षेत्र रहा। कुछ अपवाद हुए, लेकिन अधिकतर सामाजिक और गृहस्थ स्त्रियों के लिए ये वर्जना का ही क्षेत्र रहा। गौतम बुद्ध के बाद प्रवज्ञा का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त हुआ और गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो सौतेली माता गौतमी थी, उनके नेतृत्व में लगभग 500 स्त्रियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी। संयोग और सुखद बात है, स्त्रियों का लिखा बहुत कुछ नष्ट हो गया उपेक्षा के कारण। अदृश्यता उनकी दिखाई देती है, इनविजिबिलिटी दिखाई देती है और बहुत ही ग्लेयरिंग ढंग से दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो चीज़ बच रह गई वह थी 73 भिक्षुणियों का लिखा हुआ काव्य। इसमें वह जो कुछ कहती हैं, अगर आप उसको गौर करें तो आप पाएंगे कि वह उस समय के गृहस्थ संसार की एक तरह से आलोचना है। और वे कहती हैं कि मैं मुक्त हुई। मुक्ति स्त्री के लिए नहीं थी, स्त्री की मुक्ति पुरुष के साथ ही मानी गई है। और गृहस्थ धर्म में स्त्री की मुक्ति मरने के बाद भी पुरुष के साथ ही जोड़कर देखी गई है, अगर वो सधवा है तो ऐसे में ये थेरियां कहती हैं कि मैं मुक्त हुई। किससे मुक्त हुई? मैं उस मूसल से मुक्त हुई जिससे मैं दिन भर धान कूटा करती थी। मैं मुक्त हुई 3 टेढ़े चीजों से मुक्त हुई। मैं अपने उस कुबड़े पति से मुक्त हुई। और इस तरह से अब जो मुक्ति मुझे मिली है वह मुझे एक शांत और निर्वात क्षेत्र में ले जाती है। ऐसी अभिव्यक्ति कई थेरी रचनाओं में मिलती है। मुक्ता नाम से एक थेरी है, उनकी रचना इसी अर्थ की है। इसी तरह से अन्य 3-4 और थेरी रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं में भी लबोलवाब यही है। मेरा सवाल ये है कि जब थेरी गाथा मिलती है, किस भाषा में लिखी गई थेरी गाथा? जाहिर है पाली में लिखी गई। हिंदी की विकास यात्रा आप कैसे देखते हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश तक आकर आप अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कह रहे हैं और पुरानी हिंदी में आप साहित्य के लक्षण ढूंढ रहे हैं। वहाँ आप नाथ योगियों के साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, सिद्धों के साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, गुरु नानक देव के साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। तमाम हमारे सामने अखिल भारत का परिप्रेक्ष्य है। उत्तर और दक्षिण के भक्ति काव्य की चर्चा है। लेकिन थेरी गाथाओं में जिस तरह से रचना लिखी गई है, उसमें अगर आप देखें कि ये थेरियाँ किस परिवार से आती थी। कोई राजगृह के वैश्य परिवार की थी, कोई दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी, कोई धनाढ़ वणिक की पुत्री थी। सबके प्रदेश का नाम लिखा हुआ है, सबके पति, पुत्र अथवा स्वामी का जिक्र किया हुआ है। अगर गणिका है तो किस राजा के यहाँ वह नर्तकी थी या गणिका थी, इसका भी जिक्र किया हुआ है। यानी मोटी एक जानकारी, जो पद्धति मिश्रबंधु विनोद में मिश्रबंधुओं ने अपनाई कि सूरदास फला जाति के सनाढ़ ब्राह्मण थे या सीरी में रहा करते थे, इस तरह की जो लेखन की शैली है, इतिहास लेखन की शैली है, वो थेरी गाथाओं में भी मिलती है। लेकिन थेरी गाथाओं को आपने इतिहास के लेखन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको आपने शुद्ध धार्मिक साहित्य माना। वहाँ स्त्रियों के जीवन का कोई संदर्भ मौजूद है, यह देखने की आवश्यकता महसूस नहीं की। स्त्रियां और कैसे कहेंगी? जो उनका संसार है उससे वो मुक्त हुई और एक अपरिमित आनंद ईश्वर के सानिध्य में बुद्ध के चरणों में महसूस कर रही हैं, यही तो वो बता रही है। भक्तिकाल क्या कर रहा है? संसार को मिथ्या बताकर यही कह रहा है। माया का निषेध भक्तिकाल में भी है, माया बुद्ध के यहाँ भी निषिद्ध है। तो हम इतिहास की परंपराओं को सिर्फ एक भाषा के साहित्य के जरिए देखेंगे,
स्त्री के संदर्भ में अगर, तो हमें दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कड़ियाँ आपको टूटी हुई मिलेंगी, बिखरी हुई मिलेंगी, एक दूसरे से बड़ी दूर दूर मिलेगी। लेकिन अगर अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमको बहुत आसानी से वो कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आएंगी। एक और चीज, आप हिंदी साहित्य के आदिकाल की तरफ आए, वहाँ आदिकाल है। आदिकाल के नामकरण से लेकर तमाम चीजों की बहस में, काल विभाजन के तमाम तरह की चीजों के बहस में जिस तरह से बातें आती हैं, और वहाँ पर योगियों का साहित्य आता है, सिद्धों का साहित्य आता है, लेकिन योगिनियाँ भी तो थीं। किसी योगिनी के साहित्य की चर्चा नहीं आती। उमा पार्वती, झीमाचारिणी, इन तमाम लोगों के नाम नहीं आते, जबकि इनका लिखा हुआ छिटपुट ही सही मौजूद है। अब स्टैब्लिश साहित्य की तरफ आए, जो भक्ति काल है, जो राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में अपने को बांटता है, उस भक्ति काल के संदर्भ में अगर आप आए तो आप वहाँ तुलसीदास को देखते हैं, आप वहाँ सूरदास को देखते हैं, बिहारी को देखते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े अच्छे नामों को देखते हैं। तो वहाँ तुलसीदास के साथ साथ रत्नावली आपको याद नहीं आती। रत्नावली की कम से कम 80 कविताएं उपलब्ध हैं, लेकिन आपको याद नहीं आती। क्यों नहीं याद आती? क्या वजह है इस विस्मृति का, इस भूलने की आदत की? कोई तो वजह होगी। या तो आपने मान लिया होगा कि स्त्रियां जो लिख रही हैं वो बात करने के लायक ही नहीं, या आपने माना होगा कि स्त्रियां जो लिख रही हैं वह डिस्टर्बिंग है, वह परेशान करने वाला है, समाज के जो ताना बाना है समाज का, उसको झकझोरने वाला है। क्यों ये थेरियां सबकी सब कहती हैं कि मैंने काम को जीत लिया? पुरुष भी काम को जीतने के चक्कर में वैराग्य ग्रहण करते हैं। थेरियां भी कह रही हैं कि हमने काम को जीत लिया, वासना को जीत लिया। रत्नावली तक आते आते रत्नावली कहती है कि रतन पला एक जुरे, मैं अर्थ बता देती हूँ, अभी दोहा मैं भूल रही हूँ। रत्नावली कहती है कि यह जो दाम्पत्य का पल्ला है, यह वैश्य के तराजू की तरह है, जिसमें दोनों पल्ले, आपने देखा होगा सूता बांध के तराजू बनाया जाता है, तो दोनों पल्लों को छिदना पड़ता है, लेकिन छिदने के बाद फिर जुड़ना पड़ता है। और जुड़ते कहाँ हैं? एक डंडी में जुड़ते हैं, और जब जुड़कर एक सार होते हैं तब गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठीक चलती है। एक पल्ले में जुड़ना, ये क्या है? एक पल्ले में जुड़ना एकल विवाह की स्वीकृति है और एक निष्ठा की अपील है। एक ऐसे समाज में जहां बहुविवाह प्रचलित थी, एक ऐसे समाज में जहां स्त्रियों के लिए तो एक निष्ठा की बात थी, लेकिन पुरुषों के लिए एक निष्ठ होना कोई आवश्यक शर्त नहीं थी, यहाँ एक भिन्न किस्म के दाम्पत्य की आवश्यकता का वर्णन है। अगर इन पंक्तियों को, इन चीज़ों को हम बताएंगे और मुख्य धारा में रखेंगे तो एक आधुनिक समाज का निर्माण संभवतः भारत में बहुत पहले हो गया होता। उसके लिए कानून बनाकर बाद में इन स्थितियों को पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्त्रियों के लिखे की तरफ पहले ध्यान दिया गया होता तो एक आदर्श आधुनिक समाज की स्थापना बहुत पहले भारत में हो चुकी होती, जिसमें एकल विवाह, जिसको तुलसीदास भी अपना समर्थन देते हैं, विवाह या परिवार का दो मॉडल उनके यहाँ है। एक दशरथ का परिवार है, एक राम का परिवार है। राम का परिवार एकल परिवार है और दशरथ का परिवार बहुपत्नी प्रथा वाला परिवार है। लेकिन तुलसीदास का समर्थन एकल परिवार को है। लेकिन तुलसीदास की पत्नी भी वही चीज कहती, तुलसीदास एपिक के जरिए कह रहे हैं, तुलसीदास महाकाव्य के रूपक के जरिए कह रहे हैं। और महाकाव्य की विशेषता ये है कि वह यथार्थ से, उसकी जो जमीन है महाकाव्य की, वह यथार्थ से सुदूर पीछे रहती है। तो जो सुदूर पीछे की जमीन है वह माइथोलॉजिकल, पौराणिक, ऐतिहासिक संदर्भों में हमें प्रभावित तो करती है, लेकिन नजीर पेश नहीं करती। यहाँ सीधे सीधे आग्रह है कि रतन जो पल्ला जुड़ता है वह तभी सही बाट या सही तराजू, सही माप तभी कर सकता है जब दोनों पल्ले समान रूप से दर्द, जुड़ने के दर्द का अनुभव करें और फिर एक ही जगह बिंद कर स्थिर रहे। तभी माप या
वजन बराबर तुल सकता है। तो ये स्थिति है। अगर स्त्रियों के साथ स्त्रियों के लिखे को इस तरह से देखा जाए तो एक नए तरह का टेक्स्ट, एक नए तरह का विमर्श, एक नए तरह का विश्लेषण हमारे सामने आता है। मैं कुछ चीज़ें और आपको आधुनिक संदर्भ से रखती हूँ। मैं बस सवाल छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, जब आप सेशन में आएंगे। मसलन आधुनिक काल की तरफ अगर हम आते हैं, रेनेसां पीरियड, नवजागरण का समय, तो यहाँ लगता है कि नवजागरण पर बात हो रही है, समाज सुधार आंदोलनों पर बात हो रही है। लेकिन ये सारे के सारे समाज सुधार आंदोलन कहीं न कहीं स्त्री और उसके जीवन से जुड़े हुए थे। समाज में सुधार की अत्यंत आवश्यकता थी, लेकिन सुधारने की जरूरत कहाँ थी? परिवार के भीतर थी। स्त्रियों के जीवन की स्थितियों को सुधारने की जरूरत थी, बाल विवाह को रोकने की जरूरत थी, विधवा विवाह के अनुमोदन की जरूरत थी, स्त्री शिक्षा के अनुमोदन की जरूरत थी, पर्दा प्रथा के उन्मूलन की जरूरत थी। स्त्रियों के लिए पढ़ी लिखी होना कलंक की बात है, इस तरह की सोच को खत्म करने की जरूरत थी। स्त्री पढ़ लिख कर विधवा हो जाती है, इस तरह के प्रवादों को खत्म करने की जरूरत थी। और ये सब की सब चीजें, सती प्रथा से लेकर तमाम तरह की चीजें स्त्रियों के जीवन से जुड़ी हुई थी। आप याद कीजिए कि अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा के उन्मूलन के बाद एक ऐसा कानून नहीं बनाया जो भारतीय समाज व्यवस्था और जनजीवन में दखल अंदाजी करता हो। सती प्रथा के बाद उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। सती प्रथा उन्मूलन की कानून बनाने के बाद उन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। मान लिया गया कि घर की जो समस्याएं हैं, जो भारतीय समाज के घरों के भीतर की जो समस्याएं हैं, सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियों की जो समस्याएं हैं, वे ये लोग स्वयं हल करें अथवा न करें, क्योंकि ऐसे सुधार के कामों में अग्रणी भूमिका निभाने से सत्ता पक्ष यानी अंग्रेजी शासन की हानि हो रही थी। उनको अपवाद या आलोचना का शिकार होना पड़ रहा था। बहुत सारे लोग उनके विमुख हो जाने के लिए तत्पर थे, तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। और इस तरह से बल किसको मिला? जाहिर है कि बल जो लोग यथास्थितिवाद को बनाए रखना चाहते थे उनको बल मिला। और पीछे कौन गया? जो स्त्रियां नवजागरण के संदर्भ से इतना आगे बढ़कर निकल कर आई थी कि गांधी जी को समय नहीं लगा। अफ्रीका से लौटकर जब उन्होंने आह्वान किया कि भारत की गृहिणियां घरों से बाहर निकलें और स्वाधीनता संग्राम में अपना योग दें, तो गांधी जी को समय नहीं लगा। पढ़ी लिखी, अनपढ़, निरक्षर, कम आय वाली, धनाढ्य वर्ग वाली, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली, साधारण पृष्ठभूमि वाली, लिखने पढ़ने वाली, हर तरह की स्त्री हर प्रांत से निकलकर बाहर आई। तो इसकी पृष्ठभूमि किसने बनाई थी? रेनेसां पीरियड ने बनाई थी, नवजागरण के उस पूरे डिबेट और बहस में बनाई थी। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, स्त्रियां वापस घरों में चली गई। एक बड़ा विभाजन और उस विभाजन की त्रासदी के रूप में, यानी इस तरह का कोई भी वायलेंस, कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई अंततः स्त्री के लिए सामाजिक रूप से एक पिछड़ी और प्रतिक्रियावादी कार्रवाई के रूप में साबित होती है और स्त्रियों को फिर से घर में बंद कर दिया जाता है। ये बहुत बाज होता है 70 के दशक में कि फिर से स्त्रियां उठ खड़ी होती हैं, साहित्यिक पटल पर, लेखन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दिखाई देती हैं और ट्रेंड सेट करती हैं। नई कहानी आंदोलन तक अगर आप आ जाएं तो आप इस चीज को बहुत विजिबली देख सकते हैं। और यूरोप और अमेरिका का संदर्भ तो है ही, उन स्त्री आंदोलनों का संदर्भ तो है, लेकिन उसके बहुत पहले तक से भारत में स्त्री आंदोलनों की एक विराट परंपरा मिलती है जिस पर हम बात नहीं कर रहे। ये 100 साल पहले की परंपरा है, 1970 और 60 में नहीं आई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव के साथ नहीं आई, बहुत पहले से थी। जब अखिल भारतीय लेखिका सम्मेलन करवाया जाता है, स्वयं महादेवी ने हिंदी कवित्रियों का सम्मेलन करवाया था और अखिल भारतीय लेखिका सम्मेलन में शिवरानी देवी ने शिरकत किया था। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, जो स्वयं भी एक अच्छी लेखिका थी, उन्होंने शिरकत किया था। तो ये अपने ट्रेंड्स हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी जड़ें हैं, जिनको देखने और समझने की जरूरत है। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत छोड़ के कर रही हूँ, समय की सीमा है, पहले ही सेशन लेट है तो बहुत छोड़ के कर रही हूँ। एक उदाहरण केवल, रविन्द्रनाथ ठाकुर
उनकी एक रचना है 1916 में प्रकाशित हुई, घरे बायरे, यानी घर और बाहर। घरे बायरे में रविन्द्रनाथ ठाकुर निखिल, संदीप और विमला 3 कैरेक्टर रचते हैं। विमला कथानायिका है, निखिल नायक है, संदीप एक तरह से नायक भी और खलनायक भी है। वो ब्लैक एंड वाइट में खलनायक नहीं है, उसमें ग्रे एरियाज हैं, वो नायक भी और खलनायक भी है। तो निखिल, संदीप और केंद्र में विमला है। विमला और निखिल विवाहित हैं। संदीप क्रांतिकारी है, परिवर्तनकामी है। वह देश को एक करके विदेशी शासन से देश को स्वाधीनता दिलाना चाहता है और वह वंदे मातरम और मातृमूर्ति जो देश की है, ध्यान रखिएगा बंकिम चंद्र इसकी पृष्ठभूमि में है, तो उस संदर्भ को वह ग्रहण करके पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में वह भारत माता की वंदना के लिए जमीन तैयार करना चाहता है। विमला उसमें योगदान करती है संदीप के साथ और निखिल का उसको समर्थन प्राप्त है। निखिल का समर्थन इसलिए प्राप्त है, विमला को वो पढ़ाता लिखाता भी है विवाह के बाद और एक अभिजात्य पृष्ठभूमि है, जमींदार है, परिवार जमींदार है, अभिजात्य पृष्ठभूमि है। तो विमला को घर पर ट्यूटर रख के पढ़ाया लिखाया जाता है, अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है और वह एमए पास कर लेती है और वह पढ़ी लिखी स्त्री निखिल की सहमति से बाहर की दुनिया में प्रवेश करती है, जो अमूमन स्त्रियों के लिए एक वर्जित क्षेत्र था। जो पब्लिक स्फेयर था, खास करके भारतीय समाजों में, चाहे वो बंगाल का समाज हो या बिहार यूपी का। बिहार यूपी में तो मिडिल क्लास ही बहुत देर में पैदा हुआ, तो पब्लिक स्फेयर भी बहुत बाद में बना, लेकिन बंगाल में चीज़ें थोड़ी पहले घटित हुई। ऐसी स्थिति में जो पब्लिक स्फेयर था उसमें पढ़ी लिखी स्त्रियों की और उनके विचारों का उतना समादर तब भी नहीं था, लेकिन निखिल चाहता था कि वह ऐसी स्त्री का वर्ण करे जो स्वेच्छा से विभिन्न विकल्पों के बीच, विभिन्न अवसरों के बीच रहने के बावजूद उसकी हो। और ध्यान रखिएगा, मुझे यहाँ इस उपन्यास को पढ़ते समय जॉन स्टुअर्ट मिल की बराबर याद आती रही। और स्टुअर्ट मिल जिस तरह से सब्जुगेशन ऑफ वुमेन में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर स्त्रियों को नौकरी मिल जाएगी बाहर की दुनिया में तो घर का काम कौन देखेगा, और अगर नौकरियां इतनी कम हैं, स्त्रियां बाहर नौकरी लेने लगेगी तो पुरुष बेरोजगार हो जाएंगे। ये तर्क हिंदुस्तानी समाज में भी दिया जाता रहा। उस समय के पत्र पत्रिकाओं को आप उठाएंगे तो ये तर्क वहाँ बहुत प्रोमिनेंट रूप से मौजूद है, मेरी किताबों में भी मैंने इसका जिक्र किया है। तो ये तर्क स्टुअर्ट मिल इसके खिलाफ एक तर्क देते हैं और कहते हैं कि एक बार आप स्त्री पुरुष की दुनिया को बराबर तो होने दीजिए, फिर तय कर लेंगे कि स्त्री इस दुनिया को सुंदर बनाती है या उसको बर्बाद कर देती है, अपने हाथों बर्बाद कर देती है। चेतना आने के बाद क्या स्त्री अपनी दुनिया को बर्बाद करती है या नहीं करती है, यह तो तब तय होगा ना जब आप उसको चेतना आने के लायक बाहर की दुनिया में स्वतंत्र छोड़ेंगे। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी इसी धारणा से चिंतित चालित होकर यह उपन्यास घरे बायरे लिखा और घरे बायरे में बहुत साफ कहते हैं कि विमला को निखिल इस रूप में स्वीकार करना चाहता है कि वह अन्य बाहर के दुनिया को देखकर अन्य पुरुषों से मेल जोल रखने के बावजूद यह बुद्धि और विवेक से तय करे कि उसे निखिल के साथ विवाहित जीवन, गार्हस्थ जीवन गुजार कर आनंद मिलता है और वह उसमें उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। अंततः विमला को, उपन्यास खत्म होते होते विमला को अपने निर्णय पर पश्चाताप रविन्द्रनाथ ठाकुर करवा देते हैं और वह घर लौट आती है। यह एक पुरुष की कलम। 1905 में रुकैया सखावत हुसैन, सुल्ताना's ड्रीम, सुल्ताना का सपना, और वहाँ वो एक ऐसे संसार की कल्पना करती है जिसमें जनान खाना और मर्दान खाना है तो सही, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों और उपन्यासों में भी है, जो दीवान खाना और जनान खाना। तो रुकैया सखावत हुसैन भी दीवान खाना और जनान खाने की परिकल्पना करती है, लेकिन जनान खाना में रहता कौन है? पुरुष। और वो कहती है कि सारे के सारे पुरुष, इस शहर के सारे पुरुष जनान खाने में बंद हैं। वो घर के काम कर रहे हैं और स्त्रियां क्या कर रही हैं? युद्ध संचालन कर रही हैं, राज्य का नेतृत्व कर रही हैं, महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं।
और विज्ञान की जो अनुसंधानात्मक कार्रवाइयाँ हैं वे सब कर रही हैं। इस तरह से एक नई दुनिया, और ये कहीं हिंसा की दुनिया नहीं, ये कहीं किसी भी तरह की आक्रामक दुनिया नहीं, ये एक तरह से समावेशी दुनिया है। लेकिन मैं कहती एक उदाहरण, मजाक देखिए इस कहानी का, एक उदाहरण दे रही हूँ। कहानी में एक जगह आती है जहाँ एक कैरेक्टर दूसरे से पूछता है कि जब जनान खाने में पुरुष हैं तो स्त्रियां मर्दान खाने में है, जो रानी है वह एक रुमाल सी रही हो, फुर्सत के समय में वीणा बजाती है और एक रुमाल या कुछ कढ़ाई जैसी चीज कर रही है। तो उसकी सखी पूछती है, जो कि हमारी दुनिया से गई थी, बंगाल से गई थी और सपने में उस पूरे संसार को देख रही है। तो जो बंगाल की जो सखी सपने में सारा से मिलती है और सारा कैरेक्टर है, सारा से पूछती है कि जब सारे जनान खाने के काम पुरुष करते हैं तो ये सिलाई कढ़ाई का काम पुरुषों को दे देती। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि वो सब ठीक है, लेकिन इन पुरुषों में इतना धैर्य कहाँ कि सुई में धागा भी तरीके से डाल सके। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको प्रेरित कर रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ें। ये रुकैया सखावत हुसैन 1905 में कह रही है। और इस तरह से एक अच्छे नोट पर ये कहा, इससे सपना टूट जाता है। ये सपना है, रुकैया सखावत हुसैन इस कहानी को सपने में पूरा क्रिएट करती है और ये सपना है कि एक ऐसी दुनिया आती है। लेकिन यह जो सपना है, इस सपने की जरूरत ही क्यों है? क्यों किसी को कारागार में बंद करें हम? कोई जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे साथ जैसा हुआ या होता आया उस चीज को महसूस करते हैं, मैं इसी अर्थ में कहती हूँ कि स्त्री लेखन, स्त्री राइटिंग, स्त्री चिंतन एक सहिष्णु टॉलरेंट राइटिंग है। और जब कारागार में किसी को बंद करने की जरूरत नहीं है, किसी पर हिंसा करने की जरूरत नहीं है, किसी को की उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, बस अपना रिप्रेजेंटेशन चाहने की जरूरत है, अपनी जगह क्लेम करने की जरूरत है। और ये जगह क्लेम तभी होगी, केवल सभागार में उपस्थित होकर नहीं होगी। ये तब होगी जब आप कलम उठाएंगी, लिखेंगी, सोचेंगी। और एक चीज और जान लीजिए कि केवल रचनात्मक साहित्य लिखने से भी नहीं होगी, कविता कहानी लिखने से भी नहीं होगी, जब तक आप चिंतन की दुनिया में प्रवेश नहीं करती। क्योंकि चिंतन की दुनिया पर मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं, उसको खोलने की जरूरत है। और चिंतन की दुनिया सबसे जटिल दुनिया होती है। चिंतन नीचे तक रिफ्लेक्ट करता है। मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी भाषा की एक अलमारी भारतीय भाषाओं के तमाम ढेर पर, पुस्तकों के ढेर पर भारी है। ये भाषा आती कहाँ से है? उसी दंभ से आती है, उसी वर्चस्व की चिंता और शक्ति से आती है जो अन्य लोगों को उपेक्षा करके उनको पीछे ढकेल कर खड़ा है। तो ऐसे में चिंतन की दुनिया में जितना संवाद होगा, जितनी बहसें होंगी, जितना इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे, इस तरह की आयोजन, इस तरह की गोष्ठियां होंगी, उतना ही आप प्रबुद्ध होंगे, उतना ही आप प्रेरित होंगे और कुछ करेंगे। तब जाकर यह जो जगह है केवल बोलने से नहीं, हाय हाय करने से भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कमर कसना होगा कि हम लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सोचेंगे, हम जहाँ जो यथास्थिति स्टेटस को है उससे टकराएंगे, उसको बदलने की कोशिश करेंगे। मतलब एक उदाहरण और दूँ और बात खत्म कर रही हूँ। चायवादी साहित्य, अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि स्त्रियां अनुभूति से लिखती हैं। बहुत अच्छी बात है, स्त्रियां वाकई अनुभूति से लिखती हैं। लेकिन इस अनुभूति को जब स्त्रियां बरतती हैं, खास करके छायावादी साहित्य के दौरान, रोमांटिक लिटरेचर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस दौरान स्त्रियां जिस भावुकता के साथ छायावाद में रचती हैं, छायावाद की दुनिया में केवल महादेवी नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां आती हैं, और वे जब रचती हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि वे भावुक हैं। और इसमें भावुकता का जो इतना समावेश है, ये अंततः क्या करता है, पलायन की तरफ ले जाता है। छायावाद पर भावुकता के कारण पलायन का आरोप लगा, क्योंकि यह जो भावुकता है वो आपको कर्म से विरत करती है, ऐसा कहा गया। और छायावाद की भावुकता की प्रशंसा भी की गई, ये कहकर
कि जो भावुकता है छायावादी कविता की, वही उसकी आत्मीयता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के विचार विनिमय हो सकता है हमें बहुत प्रभावित न करें, लेकिन महादेवी के ही शब्दों में कहूँ कि हमारा एक दुख में डूबा हुआ आंसू भी दूसरों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। तो दुख में, भावुकता में जो ताकत है प्रभावित करने की, वो बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो भावुकता आपको आत्मीयता के दरवाजे तक ले जाती है, दरवाजा खुल जाता है, आप उसके दूसरे व्यक्ति के दुख के संसार में प्रवेश करते हैं और एक तरह से रागात्मक संबंध स्थापित होता है। और इस आत्मीयता के लिए एक तरफ उसकी भावुकता के लिए निंदा, लेकिन इसी भावुकता के कारण पैदा हुई आत्मीयता के लिए प्रशंसा छायावाद को मिली। लेकिन यह भावुकता, यह आत्मीयता स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण है। आप देखिए कि जब हम सामाजिक तौर पर अंतर्क्रिया करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो पुरुषों में दोस्ती उतनी जल्दी नहीं होती जितनी जल्दी स्त्रियों में हो जाती है ना। हम बहुत छोटी चीज से शुरुआत करते हैं, पूछते हैं ये शॉल बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा, बस हो गई बात शुरू। लेकिन पुरुषों के लिए तो अरे भाई बिहार का इलेक्शन देखा आपने, तो यही बात होगी। तो ये जो स्टाइल है ना स्त्रियों की, ये कनेक्टिविटी वाली स्टाइल है, जोड़ने वाली स्टाइल है। लेकिन इसको जब आप तारीफ करने की जगह स्त्रियों की कमजोरी में बदल देते हैं, स्त्री लेखन की विशेषता नहीं मानते, तो आपको साहित्य के मानक बदलने की जरूरत है। क्योंकि एक जगह आप तारीफ कर रहे हैं इसी फीलिंग की, दूसरी जगह कह रहे हैं कि ये तो गलदस्यु है, इस कारण ये साहित्य ही नहीं है, इसको बाहर करो। होंगी कोई 10 लेखिकाएं छायावाद में, लेकिन महादेवी अकेली बहुत है, क्योंकि श्रृंखला की कड़ियां लिखा था। लेकिन वहां तो होमवती देवी भी हैं, उषा देवी मित्रा भी हैं, सत्यवती मलिक भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और होमवती देवी, उषा देवी मित्रा, ये सब क्या लिख रही हैं? ये विधवाएं स्त्रियां हैं और लेखिका भी है। अब आप सोचिए, विधवा की एक छवि निराला तय कर रहे हैं, विधवा की स्थिति पर गांधी जी दया व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन विधवा की एक छवि होमवती देवी भी निर्मित कर रही है। छायावाद का एक पैमाना रामचंद्र शुक्ल तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छायावाद में स्त्री पुरुष दाम्पत्य का चित्र ही नहीं है, वो तो रोमांटिक साहित्य है। वहाँ स्त्री जो है वह अमूर्त बनी रही। लेकिन जब स्त्रियों के साहित्य को पढ़िए छायावाद के दौरान लिखा हुआ, आपको साफ पता चलेगा कि वह साहित्य कतई अमूर्त नहीं है। वहाँ विधवा जीवन की ठोस स्थितियां हैं, विधवा जीवन से उपजा हुआ जो विवाद है, यानी पारिवारिक कलह से लेकर संपत्ति का विवाद से लेकर अस्तित्व के प्रश्न से लेकर तमाम चीजें हैं। तो पूरा पैराडाइम बदलता है अगर आप स्त्री के संदर्भ से उन चीजों को देखना शुरू करते हैं। मेरे कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि बहुत सारी चीजें अब हम सहज प्राप्त कर सकते हैं, कुछ हम जैसों की कोशिश के कारण, कुछ इंटरनेट की उपलब्धता के कारण, कुछ अपनी जागरूकता और चेतनता के कारण, कुछ विज्ञान की तरक्की के कारण। तो अब जरूरत है कि हम स्त्री साहित्य पर अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में विस्तार से विवेचित करें। हमारे ज्ञान की सीमा हो सकती है, मुझे 2 ही 4 भाषाएं आती हैं, मैं उम्मीद करती और बहुत खुश होती अगर मुझे 22 की 22 भाषा आती, आपकी पंजाबी भी आती, पर मुझे नहीं आती। लेकिन हमें नहीं आती और 10 लोग को और 10 भाषा आती हो, सब मिलकर अगर काम करें इस दिशा में, तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हो सकता है। और वह न केवल स्त्री लेखन के लिए बल्कि संपूर्ण सभ्यता, भारतीय सभ्यता के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। धन्यवाद।